देखो ये जो फर्स्ट टर्म था माध्यमान, लेकिन यह हाफ साइकिल के लिए प्रयोग करते हैं। आधे चक्र के लिए मान आई एम बराबर 2/पाई आई नॉट हमने कैलकुलेट किया है। अगर इसमें से आंकिक मान लिखा जाए तो ये लगभग 0.637 आएगा और इंटू आई नॉट, क्योंकि पाई का मान 3.14 हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई। ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए समय और धारा के बीच का ग्राफ है। आधे चक्र के लिए एवरेज जो वैल्यू होगी ये आई एम वो होगा पॉजिटिव, तो लिख सकते हैं 0.637 आई नॉट और ये होगा पॉजिटिव। लेकिन अगले आधे चक्र के लिए ये वैल्यू क्या है निगेटिव, तो एवरेज वैल्यू को निगेटिव आई एम लिखेंगे, अर्थात निगेटिव 0.637 आई नॉट। और अगर पूरे चक्र की बात करें तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0.637 आई नॉट ये प्रथम अर्ध चक्र के लिए धनात्मक मान है और 0.637 आई नॉट दूसरे अर्ध चक्र के लिए ऋणात्मक मान है, और दोनों का परिणामी अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 0। इसलिए कहा जाता है कि आई एम मीन्स मीन वैल्यू, औसत मान। अगर पूर्ण साइकिल के लिए है, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो इसका परिमाण होगा 0। लेकिन अगर औसत मान अर्ध चक्र के लिए है, अर्ध चक्र यानी हाफ साइकिल के लिए, तो ये होता है 2/पाई आई नॉट, या इसी के आंकिक परिमाण के साथ लिखते हैं 0.637 आई नॉट। ठीक है, ये आधे चक्र के लिए है, यानी प्रथम आधे चक्र के लिए धारा धनात्मक और अगले आधे चक्र के लिए धारा ऋणात्मक होती है। ये बातें स्पष्ट है। तो कभी भी पूर्ण चक्र की बात की जाएगी तो पूर्ण चक्र के लिए हम धारा का मान क्या लिखेंगे 0, लेकिन कौन सा औसत मान, धारा का औसत मान क्या है 0। बाकी धारा कई बार 0 होगी, कई बार अधिकतम होगी, वो तो समय के साथ परिवर्ती है, बदलती रहेगी। आज का जो टॉपिक है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो है धारा का, कौन सी धारा, विद्युत धारा, और वो भी कौन सी एसी धारा का। आगे लिख देंगे एसी, लिख देते हैं शार्ट में, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। इसकी अंग्रेजी ध्यान में रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये जो पढ़े हो ये भी एक नंबर में कई बार पूछा गया है कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, एक आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, ये परिमाण पूछे गए हैं कई बार। तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या शार्ट में क्या लिखते हैं इसे RMS, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान कितने के लिए ज्ञात करेंगे, आधे चक्र के लिए या पूरे चक्र के लिए, नहीं पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करते हैं। आपने आधे चक्र के लिए जो मान ज्ञात किया है ना वो औसत मान है। T/2 टाइम के लिए हमने जो ये मान ज्ञात किया था ना, धारा का माध्य मान या औसत मान, वो भी आधे चक्र के लिए, तो आधे चक्र के लिए ये मान आया था 2/पाई आई नॉट। यहाँ जब हम वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे तो आधे चक्र का नहीं, पूर्ण चक्र का निकालेंगे, यानी एक पूरी साइकिल। तो एक पूर्ण चक्र के लिए
पूर्ण चक्र के लिए जो RMS वैल्यू है IRMS, ये होगा क्या? एक पूर्ण चक्र के धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के बराबर होगा। यानी हम क्या करेंगे, एक पूर्ण चक्र की धारा लेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे। वर्ग जब करोगे ना तो हमेशा मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये जो निगेटिव यहाँ औसत में मिल जाता है, वो ये निगेटिव यहाँ वर्ग करने पर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो शून्य नहीं होगा। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए धारा का मान लेना है, फिर उसका क्या करना? वर्ग। फिर वर्ग करने के बाद क्या लिखना है? एवरेज वैल्यू। और जो धारा के वर्ग का औसत मान होगा उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। धारा के वर्ग के औसत मान का जो वर्गमूल है वही कहलाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये जानकारी स्पष्ट है? कैसे ज्ञात करें, शुरू करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, उसकी पूरी डिटेल जानकारी। तो हम मान लेते हैं, माना कि AC वोल्टेज के लिए, कौन से वोल्टेज के लिए भाई? AC वोल्टेज को तो आप पढ़े हो, V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। लेकिन हम धारा लिख रहे हैं तो धारा को क्या लिखेंगे? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का प्रयोग करेंगे। अब इसका क्या करना होगा हमें? वर्ग। तो वर्ग करोगे तो I स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो धारा का वर्ग। अब वर्ग के बाद क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने के लिए हम जानते हो आप जब भी एवरेज वैल्यू लिखी जाएगी, तो एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कुल धारा और बटे कुल समयांतराल, यानी कितने समय तक वो धारा आपको प्राप्त हुई है, या हम यूँ बोलेंगे सीधे सीधे समयांतराल। यानी आपने धारा कितने समय तक के लिए प्रवाहित किया है या प्राप्त किया है, इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। I स्क्वायर का बार कुल धारा कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें करना होगा इंटीग्रल किसका? I स्क्वायर का, और किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। लेकिन यहाँ लिमिट लगानी होगी, क्योंकि धारा तो रोटेशन है ना, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, ऐसे 1000 साइकिल हो सकती है। तो हम कितने साइकिल की बात कर रहे हैं? एक पूर्ण चक्र, यानी एक साइकिल की बात कर रहे हैं। और अगर एक पूर्ण चक्र की बात है तो एक पूर्ण चक्र का समय क्या होगा? आवर्तकाल कैपिटल T ही तो होगा। तो चाहे कैपिटल T लिखो, चाहे 2 पाई बटे ओमेगा लिखो, दोनों बात तो एक ही है। तो हम प्रयोग करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू T, पूरे समय अंतराल अर्थात एक पूर्ण साइकिल के आवर्तकाल के लिए लिखेंगे फ्रॉम 0 टू T। और समय अंतराल फिर कितना होगा? कैपिटल T ही तो होगा। क्यों, डाउट है क्या? पूरा 0 से लेकर T तक का समय यूज़ कर रहे हैं हम, पूरे एक साइकिल का, तो पूरा आवर्तकाल ही तो प्रयोग करेंगे टाइम के लिए। तो ये हो गया धारा का वर्ग का औसत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/T एंड इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू T I स्क्वायर dt। आगे कैसे गणना करनी है वो यहाँ आप कॉल करके दिखाते हैं हम। 1/T I के वर्ग का स्क्वायर बराबर 1/T है। इस T को हटा के क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एंड फ्रॉम 0 टू T, ये T भी हटा दो, इसकी जगह भी 2 पाई बटे ओमेगा इंटू I का स्क्वायर। I क्या है? I0 साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा I0 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, यही तो आएगा। I क्या है? पीक वैल्यू, धारा का अधिकतम मान और शिखर मान या आयाम होता है। तो धारा का अधिकतम या शिखर मान नियत होगा,
इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर बार बराबर ये ओमेगा अंश में हो जाएगा बाई 2 पाई एंड फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई, और एक चीज़ छूट गया, आई स्क्वायर को बाहर कर देते हैं इसी वक्त। आई नॉट स्क्वायर अलग हो गया, क्या बचा, फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड ओनली वी हैव अ साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू डी टी। अब साइन स्क्वायर का कोई समाकलन सूत्र नहीं होता है, इसलिए साइन को बदलना पड़ेगा कास में। कैसे बदलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, वो है साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, इसका उपयोग करेंगे। तब क्या आएगा, आई स्क्वायर का औसत बराबर ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड साइन स्क्वायर हटा देंगे। अब उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2 थीटा, बट यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और बाई और इनटू। अब इसका समाकलन करेंगे तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू, ये 2 भी बाहर करो तो 2 दूनी, यहाँ डायरेक्ट ले देते हैं 4 हो गया। क्या बचा इंटीग्रल में, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड ओनली 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी, यही तो बच रहा है। या ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई, और ध्यान दीजिएगा एक का समाकलन वही राशि होती है जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो रहा है ना, तो एक का समाकलन टाइम ही आएगा, अर्थात टी ही आएगा। और कास का समाकलन साइन होता है, और इस टी में 2 ओमेगा का क्या है, गुणा, इस 2 ओमेगा का गुणा है, इसलिए 2 ओमेगा से यहाँ हो जाएगा भाग, और लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। अब एक बार उच्च सीमा यहाँ रखेंगे और दूसरी बार निम्न सीमा, तब क्या मिलेगा, तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बटा 4 पाई, और टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा प्रयोग किया गया पहली बार, माइनस साइन 2 ओमेगा और इनटू टी को हटा के 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे, और बटे में 2 ओमेगा। ये तो हो गया आपका उच्च सीमा, यानी 2 पाई बाई ओमेगा रखा गया। फिर निम्न सीमा 0 रखेंगे यहाँ, तो जब 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ टी का मान 0 रखोगे ये भी 0 आएगा, यानी ये पूरी राशि 0 ही आएगी। तो बच क्या रहा है, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू, सिर्फ ये वाली राशि में से देखें तो ओमेगा से ओमेगा क्या हुआ, और 2 दूनी तो 4 पाई आया ना, 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा, और ये तो 0 हो गए शेष पद। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। साइन 4 पाई का क्या मतलब होता है, 4 पाई का मतलब कितना, पाई का मतलब 180, 180 का 4 गुना करोगे 720, तो 720 होता है 360 का डबल, और 360 का मतलब एक चक्कर होता है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, और 360 यहीं पे तो पूरा होता है ना, तो ये 1 साइकिल हो गई। अगर 720 है तो इसका मतलब एक और साइकिल पूरी होगी, यानी पूरी 2 साइकिल हो रही है। और जहाँ पे साइकिल पूरी हो रही है वहाँ पर धारा का मान क्या है, 0 है ना। देखो यहाँ धारा का मान क्या है, 0 है, तो इसका मतलब साइन का मान यहाँ क्या है, 0 है। साइन 360 हो या 720, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये परिमाण हो जाएगा 0।
और स्पेस अभी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, इतना नोट कर लीजिए, तब इसके आगे लगाते हैं हम आपको। इसके बाद ये जो परिणाम है IRMS से पहले तो हमें धारा के वर्ग का औसत निकालना है, और वो परिणाम क्या आया, ओमेगा I0 स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एंड माइनस 0। सो I स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा I0 स्क्वायर बाई 4 पाई and into only we have a 2 pi by omega, and this omega and that omega will be cancel out, and also 2 pi to 2 बचेगा, अर्थात 2 दूना 4। सो I स्क्वायर बार इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाई 2। तो ये जो परिणाम आपको प्राप्त हुआ है, ये परिणाम सिर्फ अभी धारा के यानी एक पूर्ण चक्र की धारा के वर्ग का औसत मान है। अभी क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान। अतः वर्ग माध्य मूल मान अर्थात RMS वैल्यू IRMS बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ इस धारा के पूर्ण चक्र के लिए वर्ग का औसत मान का वर्गमूल, यही होता है IRMS। तो इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा परिणाम में, I0 स्क्वायर बाई 2, तो वर्गमूल लेंगे IRMS बराबर I स्क्वायर का वर्गमूल तो I0 हो जाएगा, लेकिन 2 का तो वर्गमूल बनेगा नहीं, तो बाई स्क्वायर रूट 2 ये हो गया, नहीं IRMS बराबर I0 बटे स्क्वायर रूट 2, यही अभिष्ट व्यंजक है। या अगर हम इसे सॉल्व करके लिखना चाहें तो इसको 0.76 के आसपास लिखते हैं I0, ठीक है। अब इसमें से आपको एक बात और हम बताएंगे अभी कि IRMS और I0 में क्या भेद है और ये दोनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एक सर्किट है, तो सर्किट में आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे, फिर पंखा चलाते हो, जो जनरेटर है वो मान लो 220 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, लेकिन पंखा क्या 220 वोल्ट के आउटपुट पर काम कर रहा है, ये हमें जांचना होगा। यानी टर्मिनल के बीच का वोल्टेज और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसमें क्या भेद है वो हम सीखेंगे अगले टॉपिक में, इतना आप नोट कर लीजिए। नोट लिखिए, एक नोट। देखो, जैसे हमने सीखा कि धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, ठीक वैसे वोल्टेज का भी स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, VRMS बराबर V0 बाई स्क्वायर रूट 2। अगली बात ये है कि ये जो IRMS या VRMS आप लिखते हो वो किसके लिए है, अल्टरनेटिंग के लिए है। अगर DC हो गया, क्या हुआ, DC, तो जो IRMS वैल्यू है वो I0 के बराबर होता है, और जो VRMS वैल्यू है वो, इसका मतलब DC वोल्टेज या DC करंट के लिए IRMS और VRMS अर्थात ये हमेशा अपने पीक वैल्यू के ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शिखर मान के बराबर होता है। जबकि AC के लिए चाहे वो धारा हो चाहे वो वोल्टेज हो, वो पीक मान और RMS मान में भेद होता है। इसका क्या मतलब है, मान लो हमने एक सर्किट लिया और ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हम कोई DC सोर्स ऐड कर दें, जैसे सेल है या बैटरी है, ये DC सोर्स हो गया। और ऐसे ही एक रेजिस्टेंस हमने लिया सर्किट के साथ, लेकिन सोर्स जो जोड़ा गया वो AC है।
एसी सोर्स है। अब जो सोर्स है एसी सोर्स, इसका वोल्टेज V बराबर लिखोगे V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एसी सोर्स का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V0 है, ये इसका पीक वैल्यू है। पर जो सर्किट में करंट या वोल्टेज दौड़ रहा है, जो सर्किट में करंट या वोल्टेज है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये करंट है। लेकिन जो सर्किट में करंट होगी यहाँ, ये करंट I, जो ये करंट I होती है, ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये पीक वैल्यू के बराबर नहीं होती। ये हमेशा कौन सी वैल्यू होती है? RMS वैल्यू होती है। सोर्स से जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट जब भी करंट आउटपुट करंट हो या वोल्टेज, जब भी वो आप किसी वायर में या किसी टर्मिनल पर लेंगे, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, किसी भी आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए आप धारा का मान जब भी परिपथ में ज्ञात करोगे, तो परिपथ में जो धारा होती है वो धारा हमेशा RMS वैल्यू ही होती है, कभी भी वो पीक वैल्यू नहीं होती। पीक वैल्यू एक आदर्श रिजल्ट है कि इतना हो सकता है अधिकतम, पर उतना होता नहीं है। हमेशा सर्किट के लिए जो भी करंट मिलेगी या वोल्टेज मिलेगा, वो हमेशा कौन सा मान होगा? RMS मान होगा। कब? जब AC सोर्स होगा तब। लेकिन अगर DC सोर्स है, तो DC सोर्स में मान लो यहाँ से धारा DC सोर्स से मिल रही है हमको 5 एम्पियर की। कितने एम्पियर? तो 5 एम्पियर जो धारा आपको इस सेल से मिल रही है, वही धारा ठीक यहाँ भी प्राप्त होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सर्किट करंट जो है, जिसे हम RMS कहते हैं, वो पीक वैल्यू के जस्ट क्या है? बराबर है। कब? जब DC सोर्स होगा तब। तो DC सर्किट के लिए जो सर्किट करंट है और जो पीक वैल्यू करंट की होगी, वो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए ऐसा नहीं होगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए RMS वैल्यू का मतलब होगा सर्किट के अंदर की धारा, और I0 का मतलब है सोर्स में अधिकतम कितनी धारा हो सकती है, उसका ये लिमिट है। ठीक है, कुछ समझ पाए? अच्छा चलो ऐसे समझते हैं, जैसे वो आमीटर होता है ना, आमीटर जोड़ते हैं धारा नापने के लिए। तो जब आमीटर को जोड़ोगे यहाँ सोर्स के सिरे पर, ऐसे सोर्स के सिरे पर ध्यान दीजिएगा, ये मान लो सोर्स है, और कैसा सोर्स है? AC है। हमने इसको या इसके वोल्टेज को मेजर करना है तो क्या जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर। हमने वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जोड़ते हैं, जानते हो आप। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग क्या व्यक्त करेगी जी? V0 को, अर्थात वोल्टेज के शिखर मान को बताएगा। कब? जब वोल्ट मीटर को आप सोर्स के सिरे पर जोड़ रखेंगे तब। अगर आपने एक रेजिस्टेंस लिया और इस सर्किट के अंदर आपने वोल्टेज प्रवाहित किया या वोल्टेज लगाया, तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है वो नापने के लिए फिर से वोल्ट मीटर लगाएंगे और समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। लेकिन अब की बार जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी यहाँ पे, वो कौन सी वैल्यू होगी? ये रीडिंग होगी हमेशा RMS वैल्यू। बात ये है कि सोर्स पर ही आपको मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू मिलनी है। जब सर्किट में आगे जाओगे तो सर्किट में जो भी मिलेगा वो RMS वैल्यू होगा। लेकिन किस प्रकार की सर्किट के लिए? AC सर्किट के लिए। अगर DC सोर्स यूज़ किए हो तो जो पीक वैल्यू है वही RMS वैल्यू होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अब यहाँ पर एक कंपेयर करते हैं वोल्टेज का। जैसे मान लो मेरे पास ये दिखाई दे रहा ऑन स्क्रीन है, मान लो एक वोल्टेज है और इसका पीक मान कितना है? 220 वोल्ट। कितना वोल्ट है? अब ये जो 220 वोल्ट है ये पीक वैल्यू है, यानी अधिकतम मान है, शिखर मान। अगर हम इसे AC पे लेते हैं
AC। तो AC के लिए जो सर्किट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा? AC सर्किट वोल्टेज के लिए RMS निकालना पड़ेगा ना, तो होगा V0/√2, अर्थात 220/1.414 या दशमलव से आप हटा के भाग कर लो इसमें, तो 14 एकम 14 8 22 0 80 14 पंचे पक्का 14 पंचे 70 10 80 फिर 100 14 7 98 फिर 10.0 फिर एक बार जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कितना आउटपुट मिल रहा है? 157 वोल्ट। यानी आपने आरोपित कितना किया? 220 वोल्ट अधिकतम मान है, लेकिन सर्किट में कितनी मिल रही है? 157 वोल्ट मिल रहा है। कब? जब ये AC सर्किट वोल्टेज में हम कैलकुलेट करेंगे तब। अगर यही DC में होता तो, अगर ये वोल्टेज DC का होता तो DC का वोल्टेज का जो RMS मान है वो इसके पीक मान के क्या होता? ठीक बराबर होता, अर्थात आपको 220 का 220 वोल्ट मिल जाता। अब यहाँ से अगर हम परिणाम देखें और आपसे ये कहा जाए कि आपने अनुभव करना है कि कौन खतरनाक है, तो आपको दो तार दे दिया जाए, एक AC वाला एक DC वाला, और दोनों 220 वोल्ट के हों, और आप ऐसे पकड़ लो प्रेम से, तब सबसे ज़्यादा आपको कौन प्रभावित करेगा? AC की DC? सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए DC है। यहाँ पर वोल्टेज का जो मान है और ये जो वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट होता है, यस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कभी 0 कभी अधिकतम, कभी 0 कभी अधिकतम, इस तरीके से होगा। लेकिन ये एक बार 220 है वो कंटिन्यू रहेगा, और एक बार मुंह खुल गया ऐसे तो बंद नहीं होगा DC में। और अगर AC है तो बंद भी हो सकता है, उसको बोलते हैं झटका लगना। ठीक है तो ये नोट कर लो, ये एक विशेष बात है इसमें से। इसके आगे की टिप्पणी कल करेंगे।